Okay, so recording has started now. ठीक है, तो पहला ही चीज हम करेंगे यहाँ पे, पहला हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये है, अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विद अ प्योर डॉर्फ पी प्लांट। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ। ठीक है, so here you have a tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant। एक tall plant को हमने pure dwarf plant के साथ हमने यहाँ पे क्रॉस कराया। The progeny is self pollinated, प्रोजेनी को आपने सेल्फ पोलिनेट यहाँ पे किया। द रेशियो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स टू ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पी प्लांट इज गोइंग टू बी व्हाट। तो जब आपने ये यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे क्या रेशियो आपको मिल जाएगा। पूरी कहानी आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली है, पूरी कहानी जो आपके यहाँ पे इन्होंने बना के रखी हुई है, आपकी कहानी आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो आप याद करो यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे कैपिटल टी को क्रॉस करा रहे, ये इनको हमने क्रॉस कराया आपके प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ, दैट मीन्स योर स्मॉल टी। उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्हें मिले यहाँ पे प्रोजिनी, दैट वाज माय F1 जनरेशन, सो दैट विल बी माय कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमने क्या किया, इसका सेल्फ क्रॉसिंग कराया, इसका हमने यहाँ पे कराया सेल्फ क्रॉसिंग। अब जब हमने इसका यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग कराया तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या रेशियो मिलता था हमेशा से। सो यस, आप लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज करा हुआ है। सो मुझे मोनिका बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। ये चीज आप सबको मालूम होगी दैट यू विल गेट अ रेशियो ऑफ 3:1 का। ये चीज हम ऑलरेडी एक बार भी देख चुके हैं, इसके पहले भी आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। आई डोंट थिंक इसको लेके कोई दिक्कत आएगी, राइट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए देन आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और समझ आएगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द हमारा मेंडल वाला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बारे में लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो यू विल गेट अ रेशियो, इसका मिलेगा आपको यहाँ पे 3:1 का। 3 यहाँ पे आपके होंगे टॉल, एक आपका यहाँ पे डॉर्फ होगा। ठीक है, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, गैमेट्स आपके हाइब्रिड नहीं होते। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ, ये कौन से लॉ से यहाँ पे रिलेटेड होगा, अगेन आपको पढ़ना है, समझना है आपको यहाँ पे कि जब ये कह रहे हैं कि गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, तो एक चीज याद रखना, एक हमने लॉ पढ़ा था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब प्योरिटी ऑफ गैमेट्स आपको देखने के लिए मिलता है एक लॉ के अंदर, जहां पे कहा जाता है कि आपके गैमेट्स के अंदर आपको एक सिंगल एलील हमेशा मिलेगा। हर एक क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर आपका एक हर एक पेयर का, हर एक जीन के पेयर का आपको एक एलील, आपको एक गैमेट में आपको मिलता है। तो ये बात हमने सीखी है, हमने ये बात हमेशा से पढ़ी है दैट यू विल हैव, अगर 2 क्रोमोसोम आपके यहाँ पे लगे हुए हैं यहाँ पे, एक है आपके यहाँ पे कैपिटल बी, एक है आपके यहाँ पे स्मॉल बी, तो जब आपकी गैमेट फॉर्मेशन होगा दे विल ओनली हैव सिंगल एलील। आपका यहाँ पे सिंगल एलील ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल बी, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका स्मॉल बी। सो गैमेट आर नॉट गोइंग टू बी हाइब्रिड, गैमेट कभी भी आपके हाइब्रिड नहीं होते। ये होता है आपका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट आपका कौन सा वाला यहाँ पर रहेगा, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए। सो बस चालू ने हैंड रेज किया नहीं है काफी लोग। बताइए रानी क्या होगा इसके अंदर आंसर। सर ऑप्शन डी। यस, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपका यहाँ पे होता है वही आपका होता है जो आपको बताता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या इसे हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज योर लॉ जो आपका यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द यूनिवर्सल लॉ। ये लॉ हर जगह आपका लगता है, दिस लॉ इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू एवरीवेयर। ठीक है, तो ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये तो क्या क्वेश्चन है, तो समझो इस बात को कि गैमेट्स का जब जिक्र किया जाता था वो तब किया जाता था जब हम बोलते थे हमारा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमारे एलील्स अलग होते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो हमारे एलील्स वहां पे अलग हो रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि इट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो वही होता है ना आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स आर गोइंग टू सेग्रीगेट देमसेल्फ और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सा रिवीजन करते हैं एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का ये जो आपके जो 7 आपके यहाँ पे कैरेक्टर है ये मेंडल ने स्टडी किए थे, दिस आर द कैरेक्टर मेंडल स्टडीड। अब आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि आपके ये जो कैरेक्टर जो मेंडल ने यहाँ पे स्टडी किए थे
इनके अंदर आपके कितने आपके कैरेक्टर्स थे जो आपके डोमिनेंट थे, या कौन से आपके डोमिनेंट थे? तो हाइट के अंदर टॉलनेस डोमिनेंट था, फ्लावर के अंदर वायलेट कलर डोमिनेंट था, फ्लावर पोजीशन में एक्साइल वाज डोमिनेंट ओवर देयर, राइट? तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। आपको याद रखना है कि क्या आपका यहाँ पे डोमिनेंट रेट आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट? क्योंकि कई बार आपको इसके ऊपर बेस्ड सवाल आ जाता है, नीट में भी आता है और टेस्ट में भी आ सकता है। सो यू हैव टू नो कि मेरे 7 कैरेक्टर मेरे यहाँ पे कौन से थे। काफी सारे तो वैसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि शीट सेव शीट कलर तो आपने पढ़ा हुआ है। पॉड कलर याद रखना, ग्रीन आपका यहाँ पे डोमिनेंट था, सो ग्रीन वाज अ डोमिनेंट वन, वो डोमिनेंट ही होता है। पॉड का शेप इनफ्लेटेड वाज अ डोमिनेंट वन। फ्लावर पोजीशन एक्साइल आपकी डोमिनेंट थी, और फ्लावर कलर याद रखना वायलेट आपके यहाँ पे डोमिनेंट था। बाकी चीजें तो आपको याद होंगी क्योंकि हमने उन्हें डायहाब्रिक क्रॉस में भी हमने उन्हें वहां पे पढ़ा है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस आर द 7 ट्रेट्स यू हैव टू नो। और यहाँ पे 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपका, 14 कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएंट्स कैन बी सीन ओवर हियर, ठीक है? सो 14 यहाँ पे वेरिएंट्स आपको यहाँ पे ओवरऑल आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, और आपके यहाँ पे आपके 7 कैरेक्टर्स इन्होंने यहाँ पे स्टडी किए थे। कितने साल तक मेंडल ने अपना ये स्टडी किया था? 7 7 years. के लिए मेंडल ने अपना स्टडी यहाँ पे किया था, बिल्कुल सी बात है। प्लीज याद रखना पी प्लांट को सिलेक्ट करने का रीजन क्या था? कोई फटाफट हैंड रेज करके बताएगा पी प्लांट को स्टडी करने का रीजन यहाँ पे क्या था? बताइए अक्षरा, क्या था रीजन पी प्लांट को स्टडी करने का? सर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। उसका शॉर्टर लाइफ साइकिल रहता है और वो एनुअल प्लांट होता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर उसको ग्रो किया जा सकता है और उसको इजीली ग्रो किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो ये आपके काफी क्लियर कट रीजन है जिनकी वजह से हमने इन प्लांट को यहाँ पे सिलेक्ट किया था, पी प्लांट को यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन वाला, वो ये साल के बीच में किया था। सो दीज आर द वैल्यूज व्हिच यू हैव टू नो। 1856 से लेके 1863 के बीच में उन्होंने अपना ये काम किया था। अब ये काम करने के बाद ग्रेगर मेंडल ने जब अपना यहाँ पे काम खत्म किया था, लाइक जब उसने एक्सपेरिमेंट अपने यहाँ पे किए थे, तो याद रखना उन्होंने आपको 3 लॉस दिए थे। ग्रेगर मेंडल के काम की वजह से आपको यहाँ पे 3 लॉस मिले थे। एक था आपका, सबसे पहला आपका यहाँ पे था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, वन वाज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड था आपका यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट? और जो थर्ड लॉ मेरा था यहाँ पे, वो मेरा यहाँ पे था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। तो ये आपके 3 लॉज आपके यहाँ पे मिले थे। अब आपको याद ही रखना है कि जो आपके पहले 2 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आपको मिला था आफ्टर मोनोहैबिट क्रॉस के बाद। तो ये जो 2 लॉज आपको यहाँ पे मिले थे, दीज लॉज यू रिसीव्ड आफ्टर द मोनोहैबिट क्रॉस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये लॉज आपको मिले थे आपके मोनोहैबिट क्रॉस करने के बाद, उन्हें ये 2 लॉज मिले थे। तो थर्ड लॉ से कब मिला था, कौन से क्रॉस करने के बाद उसे मिला था वहां पे? डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद उनको ये वाला लॉ यहाँ पे मिला था, जिसमें उन्होंने वो सीड शेप और सीड कलर को उन्होंने वहां पे फॉलो किया था। तो इतनी बात तो पहले आपको यहाँ पे लगी, कौन सा लॉ किस चीज के बाद यहाँ पे मिला था, ठीक है ना? अब ये रहा आपका यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के यहाँ पे आपको जो रेशियो मिलता है यहाँ पे, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो याद रखना, फिनोटाइपिक रेशियो आपको यहाँ पे आएगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आपको यहाँ पे आएगा 1:2:1। तो ये वैल्यूज अब आपके दिमाग में बिल्कुल इनग्रेन्ड हो जानी चाहिए, बिकॉज ये बहुत बार आप देख चुके हो यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया है, पढ़ा भी आपने इस बारे में, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको लेके कभी सवाल आ रहा है देन प्लीज गलत मत करना, किसी भी तरीके से कोई सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। सो यू कैन सी ओवर हियर डायहाइब्रिड क्रॉस आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे याद रखना फिनोटाइपिक रेशियो आपको जो मिलेगा आपका यहाँ पे होगा 9:3:3:1। एक्सक्यूज मी। ये जो आपके यहाँ पे जो क्रॉस होगा आपका यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी योर, ये जो रेशियो आपके यहाँ पे 9:3:3:1। इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए आपको कोई बोलेगा नहीं, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट याद रखना दिस इज द रेशियो व्हिच आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, राइट? अब एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या मुझे डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर रिकॉम्बिनेंट मिले थे या नहीं मिले थे? बताओ मुझे। यस सर। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मुझे रिकॉम्बिनेंट मिले थे। तो रानी बताइए कौन से थे इनमें से मेरे रिकॉम्बिनेंट, क्या थे मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप? बताइए मोनिका, आप बताइए क्या थे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप में, यहाँ पे कौन से थे?
Round green and wrinkled yellow. बस बोलना बेटा। Sir, round green, wrinkled yellow and wrinkled green. क्या बोल रहे हो पता ही नहीं चल रहा। दीक्षा बताइए क्या होंगे मेरे यहाँ पे फिनोटाइप, ये रिकॉम्बिनेंट मेरे फिनोटाइप कौन से थे? AB. अरे बाबा, जब मैं रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप आपसे पूछूं ना, काजल बताइए क्या होंगे रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप यहाँ पे? सर राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। हाँ, तो we'll have a round green, सर यही तो बोला था। सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हो? सर इतना यही धीरे बोला था बोलोगे, मैंने। लेकिन जोर से बोलो ना, wrinkled yellow। इतना अंडर कॉन्फिडेंस आवाज से बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा बेटा? बोलो जोर नहीं से। सर, फोन नहीं था और मैं ऊपर से बोल रही थी तो। अरे ऐसे नहीं चलेगा। So that is something we'll find over here. So ये P3 आपके यहाँ पे मिल जाए, that is going to be the recombinant one। ये आपके यहाँ पे recombinant one आपके यहाँ पे मिल जाता है। Wrinkle yellow and round and green, बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी तो आपके पेरेंटल थे, बाकी आपके यहाँ पे पेरेंटल थे। एंड ये लॉ के बाद या ये क्रॉस के बाद उसे पता चला कि देयर इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ पे दो पेयर ऑफ एलील जब असॉर्ट हो रहे होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और आपको एक हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हुए मिल सकता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच ऑल हैव टू नो। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप यहाँ पे याद रखना, समथिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ये आपको मिला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद, सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले के टाइम पे जीन्स की जगह हम यहाँ पे टर्म यूज करते थे, वो था आपके यहाँ पे फैक्टर। पहले के टाइम पे हम जीन्स की जगह टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, वो कॉल में था फैक्टर, एंड फैक्टर अकर्स इन पेयर, वो बोलता था फैक्टर पेयर में आते हैं, वैसा बोलता था। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट्स द अदर, एक मेंबर यहाँ पे डोमिनेट करेगा दूसरे को, ये उसे मिला था आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वापस इसे करना नहीं है। याद रखना कि आपका जब गैमेट बन रहा होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, योर एलील्स आर गोइंग टू सेग्रेगेट फ्रॉम ईच अदर, और ये भी उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद ही पता चला था, ठीक है। याद रखना कभी भी आपके एलील्स मिक्स नहीं होते, ना ही वो ब्लेंडिंग शो करते हैं। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन द F2 जनरेशन। ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, दो वन ऑफ दीज आर नॉट सीन इन द F1 जनरेशन के अंदर। दो parents contain two alleles during gamete formation, the factor or the allele of the pair segregate, ये आपके यहाँ पे segregate हो जाते हैं। तो ये एक बात आपको यहाँ पे added, there's something you have to know। Then you have a law of independent assortment जो आपका आया था डायहाब्रिड क्रॉस के बाद। ये लॉ आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लो आप यहाँ पे। The law states that when two pairs of trait are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। तो अगर आपके दो पेयर आपके यहाँ पे है, तो एक पेयर और दूसरे पेयर के बीच जब आपका इंडिपेंडेंट, जब ये आपके एलील्स के अंदर सेग्रीगेट हो रहे होंगे, जब ये अलग हो रहे होंगे, सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और आपको हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, दैट इज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे एक चीज आप यहाँ पे याद रखोगे कि आपके जो ग्रेगर मेंडल था, इनके काम को रिकॉग्नाइजेशन काफी लेट मिला था। तो आप ये चीज आप जानते हो कि इनके काम को एकदम से किसी ने लाइक माना नहीं था, काफी टाइम लगा था ये चीज को जानने के लिए, राइट। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस वर देयर, कई सारे रीजन थे जिनकी वजह से इनके काम को इतना लाइक अटेंशन मिला नहीं था। ओके, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे ऑल द, अच्छा मुझे बता, एक दो रीजन बता मुझे यहाँ पे कि क्या रीजन थे मेंडल के जिसके वजह से उन्हें काम का अटेंशन नहीं मिला था। बताओ तो मनप्रीत, व्हाट वर द रीजंस ओवर देयर, मेंडल के काम का अटेंशन क्यों नहीं मिला? सर क्योंकि उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने अपना एक काम पब्लिश किया था ठीक है, साइंटिस्ट उन्होंने, की तरफ, राइट, हाँ ओके ट्रू, और उन्होंने मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिक उन्होंने वहां पे यूज किया था, तो एक वो रीजन था, बिल्कुल सही, ठीक है। और कुछ? और बस सर यही सही, ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे याद रखना, फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, वो टाइम पे कम्युनिकेशन ज्यादा आसान नहीं था, ठीक है। सो इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश, उनका काम को बहुत वाइडली पब्लिश नहीं किया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ आर्टिकल लिख दिया थ्रू आउट द वर्ल्ड छप गया, वैसा नहीं था ना वो टाइम पे। वो टाइम पे लाइक पब्लिश करना चीजों को और काफी दूर दूर तक उनके काम को पहुंचाना मुश्किल था। तो एक तो ये रीजन भी आपको यहाँ रखना, इन दोज डेज इट वाज डिफिकल्ट टू पब्लिश द वर्क वाइडली, तो इसलिए वो सेंड नहीं किया गया। फिर एक याद रखना कि इनका जो कॉन्सेप्ट था ना जीन्स को लेके, जिनको वो फैक्टर बोलते थे, जिनको वो फैक्टर कहते थे, उनका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, राइट। सो व्हाटएवर इज कॉल्ड एज अ फैक्टर एज अ स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स and of a pair of alleles which do not blend
with either was not accepted by the contemporaries. क्यों? Because इसका कोई किसी ने इसे देखा नहीं था. As the explanation of the apparently continuous variation say in the nature. थर्ड आपका यहाँ पे ये था कि आपका मेंडल का अप्रोच जो था उसमें वो मैथमेटिक्स यूज कर रहे थे यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल नहीं था, राइट. और जैसे कि आपके यहाँ मेंशन किया था कि कोई फिजिकल प्रूफ भी यहाँ पे नहीं था. ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर और से दैट व्हाट दे आर मेड अप ऑफ. तो ये कुछ आपके रीजंस थे. बिकॉज ऑफ दैट हिज वर्क वाज नॉट एक्सेप्टेड. सो दैट इज अगेन वन थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. एनसीईआरटी की लाइंस आपको याद रखनी है बिकॉज ये आपके स्टेटमेंट्स के अंदर आपका आ सकता है. अब ये 3 साइंटिस्ट आपके थे जिन्होंने आपके काम को रिकॉग्नाइज किया था वापस से, मेंडल के काम को इन द 1900. ये नाम याद रखना, बीवेरिस, कॉरेंस एंड वॉन शर्माक. तो ये आपके 3 साइंटिस्ट आपके यहाँ पे थे जिन्होंने मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज किया था उनके डेथ के बाद, काफी टाइम के बाद. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब ये क्वेश्चन करके बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन द de Havilland क्रॉस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है? तो देखो ध्यान से एंड ट्राई टू आंसर दिस. कर सकते हो, आसान से सवाल है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन द de Havilland क्रॉस, व्हिच इज गोइंग टू बी अ करेक्ट वन? अपेक्षा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. हाँ जी, देख लीजिए इसे आराम से एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर. बस एक ही पर्सन, बाकी लोग भी सोचे क्या हो सकता है. आसान है, इतना डिफिकल्ट है नहीं. देखो कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही लग रहा है. बताओ तो मनप्रीत, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी लग रहा है. तो सी लग रहा है. रानी, आपको क्या लग रहा है? सर सी. जानवी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. सो देयर इज अ सिंगल इंडिविजुअल व्हिच इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर. ये बात आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही है. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. आप जानते हो ये बात आपके यहाँ पे सही है. आप अगर याद करो, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है. देयर इज अ सिंगल इंडिविजुअल व्हिच इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर. याद है आपको स्मॉल आर स्मॉल बाय स्मॉल वाई का एक ही फिनोटाइप आपको वहां पे मिलता है. अगर आप अपना Yes, de sir. Havilland क्रॉस देखोगे ना, तो स्मॉल बाय स्मॉल का आपको सिर्फ एक ही फिनोटाइप वहां पे आपको दिखता है. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं, ये हमारा बन जाता है हमारे यहाँ पे लाइक रिंकल्ड ग्रीन, राइट. हमें एक ही वहां पे दिखता है. तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज ओनली सिंगल वन ना, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर. तो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. देयर आर 4 जीनोटाइप्स इन F2 जनरेशन. ये तो गलत हो गया, बहुत सारे होते हैं जीनोटाइप्स. तो जीनोटाइप्स तो बहुत सारे होते हैं. F2 कंटेन 16 फिनोटाइप्स. ये उल्टा होना चाहिए था, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फिनोटाइप आपको सिर्फ 4 ही मिलते हैं, जीनोटाइप आपको 16 टाइप के मिलते हैं यहाँ पे. तो दोनों स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. इट इज नॉट एबल टू फोरकास्ट द डिफरेंट फिनोटाइप. नहीं, ये भी गलत है. बिल्कुल आप अपने फिनोटाइप्स को आप वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने फोरकास्ट कर सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग ओवर देयर. इसलिए ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. क्या सबको समझ आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी क्यों सही आंसर बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. यस. स्टोरी चल रही हो क्लास के अंदर, वैसे मत बैठना प्लीज, बताते रहना. सो दिस इज द वन, स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये था वो जिसके बारे में वहां पे लिखा हुआ था. ओके. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल ऑफ ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी. अगर आपका जीनोटाइप है तो कितने टाइप के गैमेट बन जाएंगे? आप मुझे बताइए बना के गैमेट. ये भी कर सकते हो आप, इतना कोई मुश्किल सवाल है नहीं. हैंड रेस करिए सब लोग, आराम से कर लीजिए. पहले टेक योर 30 सेकेंड्स. काजल, दीपिका, सब लोग करिए, होगा. आसान सवाल है. सिद्धरा, महेश, अनिरुद्ध ये चैप्टर में तो थे आप बेटा. ये चैप्टर तो किया था आपने बैठ के हमारे साथ, सबके साथ. करो, गैमेट बनाओ. कौन से गैमेट यहाँ पे बन सकते हैं? क्या संडे को टेस्ट है? चलिए इतना टाइम. क्या लग रहा है अनिरुद्ध? सर बी. बी लग रहा है आपको? संचिता, आपको क्या लग रहा है? सर ए. संचिता को ये लग रहा है. रानी, आपको क्या लग रहा है? Sir A. एंड जानवी, आपको? ए.
और एक्चुअली देखते हैं अभी, देखो अगर आपका ये जीनोटाइप है ना बेटा आपका यहाँ पे, तो आपके गैमेट क्या बनेंगे, तो आपके यहाँ पे गैमेट बनेंगे आपके दो बन सकते हैं आपके यहाँ पे, कैसे बनेंगे, एक गैमेट बनेगा आपका यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, एक तो ये गैमेट आपका बनेगा, राइट। दूसरा गैमेट आपका यहाँ बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, बस यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, और तो कोई बन ही नहीं सकता, यहाँ पे देख लो और कोई पॉसिबल चांस है ही नहीं, है ना। सो दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज यू कैन हैव ओवर हियर, तो याद रखना यू विल हैव ओनली टू टाइप ऑफ गैमेट। तो कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है कोई नॉट अ बिग डील, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब तुम कोई मिस्टेक करते हो या तो आप कोई गलती करते हो या कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी अगर आप करते हो, नो वन एक्चुअली केयर्स, ठीक है, राइट। So just brush it off and then start doing the next thing, right? कभी ये मत सोचना अगर कभी कोई आंसर गलत निकला या कभी कुछ कहीं पे भी कभी ऐसा हो, then कि यार ये क्या हो गया, you just have to move on and you just have to like start doing your thing again, like कोई उस पर attention इतना देता नहीं है। So yes, that will be option B, option A यहाँ पे सिर्फ आपके दो टाइप के आपके गैमेट यहाँ पे आपके बनेंगे, तो ये बात आप यहाँ पे रखना, you will have only two possibilities over there। तो क्या रखना, वो चार नहीं बनेंगे क्योंकि चार तब बनते हैं अगर ये सबके सब हेटेरोजाइगस होते तो, तब आप फिर चार बना सकते थे, राइट। सो नॉट सबके सब, अगर दो हेटेरोजाइगस होते तो चार बन सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही बनेंगे आपके। ऑलराइट, सो सटन एंड बोवरी वर द पर्सन हु एक्चुअली डिड द फाइंडिंग, दे डिड द गिव द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके लिए ही मैंने ये लगा के रखा हुआ है स्टेटमेंट, ताकि ये नाम आपको याद जाए। इन्होंने आपके लिए करके दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपने दिया था। तो जो भी मेंडल ने बोला था, इनका ये कहना था, जो भी मेंडल ने आपको स्टेटमेंट समझाई थी फैक्टर या जीन्स को लेके, इनका ये कहना था कि वो सब आपको क्रोमोसोम के ऊपर देखने के लिए मिलता है, और इसके बेसिस के ऊपर इन्होंने बोला था दैट देयर इज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि वो क्रोमोसोम होते हैं जो आपके अलग होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन रादर देन द फैक्टर्स और द जीन, और बल्कि जीन्स उनके ऊपर ही लगे हुए होते हैं। तो ये बात सटन एंड बोवरी ने हमारे सामने रखी थी। सो दैट वाज माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये पिक्चर जब आपके सामने आती है तो कौन सा नाम आपके दिमाग में आता है? डोरोफाइला। डोरोफाइला, ये डायनासोर का नाम लग रहा है बेटा, ये तो टीरेक्स। ओके, टीएच मॉर्गन, पहले तो टीएच मॉर्गन आपको यहाँ पे रखना है, बाकी आपके याद यहाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दैट्स माय ड्रोसोफिला इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। ये आपका ये इंसेक्ट है। टीएच मॉर्गन ने इनके ऊपर काम किया था। तो जो भी आपका सटन एंड बोवरी ने बोला था कि जीन्स आर देयर ऑन द क्रोमोसोम, वो प्रूव किया था टीएच मॉर्गन ने। तो टीएच मॉर्गन को हम कहते थे एज अ फादर ऑफ व्हाट, क्या ये किस चीज के फादर थे? एक्सपेरिमेंटल They were the father of my experimental genetics, the father of your experimental genetics के यहाँ पे फादर है, बिल्कुल सही, ठीक है। ड्रोसोफिला को सिलेक्ट करने का रीजन क्या था वो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, बट आपको याद होना चाहिए। दे कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ बेबीज, मेल फीमेल में आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो, इनको कल्चर करना काफी चीप होता है, कई सारी जनरेशंस को आप स्टडी कर सकते हो, एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से आपने ड्रोसोफिला को यहाँ पे सिलेक्ट किया था। कोई बताएगा ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4 pairs, 4 pairs क्रोमोसोम you'll get to see, मतलब टोटल आपके 8 क्रोमोसोम आपके यहाँ पे हो जाता है। तो ये बात आपके यहाँ पे रखनी है, दिस इज द नंबर क्रोमोसोम विल हैव। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या होता है आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम? हैंड रेज करके, हाँ। अरे कोई नया बच्चा बेटा, कोई नया बच्चा। पूरे टीम में अगर सिर्फ 2 ही बैट्समैन रन बनाएंगे तो कैसे चलेगा फिर? बताइए पूर्वा। और जो ड्रोसोफिला का लार्वा होता है उसके सैलिवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम मिलता है उसे पॉलीटीन कहते हैं। राइट, बिल्कुल सही। जो ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है उसके माउथ के अंदर यू विल हैव दिस क्रोमोसोम कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम, आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा, बिल्कुल सही, राइट। द मेंडेलियन प्रिंसिपल विच ऑलवेज स्टूड ट्रू, कौन सा है इनमें से मेंडेलियन प्रिंसिपल या लॉ जो हमेशा सही साबित होता है? अगेन बहुत आसान सवाल है, सब लोग इसे देखिए यहाँ पे और सब लोग अपना हैंड रेज करिए। अपेक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। अपूर्वा आपको क्या लग रहा है? तो बी। अक्षरा? बी। बैटमैन वाला या डेली वाला? बैटमैन वाला। अच्छा, अब सुनो मेरी बात।
जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है ना, जब वो कह रहे हैं कि मेंडल का कौन सा प्रिंसिपल है जो ऑलवेज स्टूड ट्रू, मतलब कोई भी टाइप का इनहेरिटेंस हो वो हमेशा आपका वो तो फॉलो हो ही होगा। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इन तीन लॉज में से कौन सा आपका जो है वो हमेशा आपका फॉलो किया ही जाएगा आपके इनहेरिटेंस के अंदर, तो आई थिंक सिद्रा, काजल, आप सब लोग ये बात जानते हो, वो आपका हमेशा आपका रहेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कोई भी आपका चेंज नहीं होता, ये आपका कोई भी चेंज नहीं होता, राइट। लेकिन बाकी जो आपके लॉज होते हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको मिलेंगे होते हुए हर इनहेरिटेंस के अंदर। आप जानते हो कि आपके जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका काम नहीं करता स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर, ये बात आपको याद होगी। स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर यू हैव इनकम्प्लीट काम नहीं करता। देन आपको याद होगा कि आपकी गाय होती है जिसे हम कहते हैं रोन कोट वाली गाय, Yes, sir. उसके अंदर भी ये कहानी काम नहीं करती, राइट। उसी तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी काम नहीं करता आपके लिंक्ड जीन्स के लिए। अगर आपके जीन्स लिंक्ड होते तो वहां पे कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका वहां पे हो नहीं रहा। सो याद रखना, अगर आप ऐसा कोई सवाल आता है दैट मेंडेलियन प्रिंसिपल व्हिच ऑलवेज स्टूड ट्रू, इट इज गोइंग टू बी माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमेशा सही साबित होता है इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अंदर आपको ये लॉ तो देखने के लिए मिलेगा ही, इसलिए हम कहते हैं इसे एज ए यूनिवर्सल लॉ, इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो ये वाला पिक्चर आप सब लोग इससे वाकिफ हैं, तो इसके अंदर प्लीज याद रखना यहाँ पे आपके दो जीन के बारे में लिंकेज की यहाँ पे बात की जा रही है। एक तो था आपका यहाँ पे येलो बॉडी के लिए वाई वाला, मतलब बॉडी कलर एंड योर आई कलर, ठीक है। बॉडी कलर एंड आई कलर का यहाँ पे बात किया गया था, जिसमें आपका जो रिकॉम्बिनेशन का जो नंबर था, रिकॉम्बिनेट का नंबर था, वो था आपका यहाँ पे 1.3%। दिस वाज द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन देम, जहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। और दूसरी जगह पे आपके यहाँ पे जो इन लिंकेज आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट वाज बिटवीन द आई कलर एंड योर विंग शेप, दैट इज अ मिनिएचर विंग, या विंग का जो भी शेप होगा आपका वहां पे। सो दिस वाज शोइंग द रिकॉम्बिनेंट ऑफ योर 37.2%। तो लिंकेज कहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? Sir, color and rose color में. बिटवीन द आई कलर एंड द विंग साइज। आई कलर के लिए ये W याद है ना, हमने वो सब याद, आई होप ये सारी बातें आपको याद आ रही है। W प्लस राइट, और W मतलब मेरा यहाँ पे रेसेसिव एलील, ठीक है। W प्लस वॉज माई रेड आई एंड W वॉज माई व्हाइट आई। ये सारी कहानी भूलना नहीं है आप लोगों ने। अगर Y प्लस होगा मतलब क्या? ब्राउन कलर जी, ब्राउन कलर। वाई अगर हुआ तो आपका येलो बॉडी कलर का येलो बॉडी हो जाएगा आपका यहाँ पे, बॉडी का येलो कलर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, लाइक दिस समथिंग यू हैव टू नो। कराया हमने ये बैठ के किया है क्लास में, वैसे बहुत पता चला आपका पेपर आया संडे को। सर लेकिन आपने उल्टा नहीं बोला। क्या उल्टा बोला? बताओ सर बेटा। आपने बोला स्ट्रॉन्ग लिंकेज उसमें होता है विंग, उसमें विंग साइज और आई कलर में, लेकिन आई कलर और बॉडी कलर में नहीं होता स्ट्रॉन्ग लिंकेज। ओके यार, राइट। हाँ, सो मतलब मैं रिकॉम्बिनेंट करा था कि ज्यादा रिकॉम्बिनेंट कहाँ पे होंगे, तो इसके अंदर होंगे, तो यस लिंकेज विल बी मोर इन योर राइट बॉडी कलर एंड योर आई। इसमें आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट विल बी 1.3%। सही है। सो दैट विल बी, यहाँ पे आपका लिंकेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे आपका लिंकेज आपका यहाँ पे कंपैरेटिवली आपका वीक होगा, बिकॉज यू हैव 37.2% आपने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आपको मिल जाए। तो ये भी याद रखना, ज्यादा अगर आपको रिकॉम्बिनेंट मिल जाए दैट मीन्स वहां पे लिंकेज थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको रिकॉम्बिनेंट अगर आपको बहुत कम मिल जाए देन दैट मीन्स यू हैव दोनों जीन्स काफी आपके पास में प्लेस करे हुए हैं। ये आपको याद रखना है। हाँ जी दिव्या बताइए, बोलिए। सर नहीं, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करोगे आप? पढ़ के बताओ मैं क्वेश्चन पूरा के पूरा। कर लेंगे सर। रानी ने बोला, सिर्फ रानी ने भी सीम्स लाइक दिल लिखने के लिए बोला कि देख लेते हैं खुद से एक बार। चलो ट्राई करो एक बार खुद से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी, देखते हैं आप लोगों से सॉल्व होता है नहीं होता। अब तो मैं कॉफी पीता हूँ सुबह की। सर इसमें जो पहली लाइन है उसका मतलब ये है कि जो वो टॉल प्लांट था उसको पुअर सॉइल में ग्रो किया तो वो तो बेसिकली तनवीर वो ये करे पहले लाइन के अंदर कि वो एक टॉल प्लांट ही है, बाय नेचर वो टॉल प्लांट है, बस वो सॉइल थोड़ी पुअर थी इसलिए उसका साइज इतना बड़ा नहीं, लेकिन एक्चुअली में वो टॉल प्लांट ही है, ठीक है। इट्स अ प्योर टॉल प्लांट, बट उसका साइज बड़ा क्यों नहीं? क्योंकि सॉइल में आपने नहीं डाला न्यूट्रिएंट, आपने नहीं डाला, दैट्स ओनली रीजन।
फिर आपने क्या किया, इफ दिस प्लांट वाज सेल्फ क्रॉस, अगर इसके आपने सेल्फिंग कराई तो फिनोटाइप F1 जनरेशन में आपको क्या देखने के लिए आपने यहाँ पे मिल सकता है। सो हैंड रेज करिए सब लोग और बताइए क्या होगा इसका आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। सो फिर उन्होंने वो क्यों लिखा कि रीच द साइज ऑफ बॉक्स प्लांट? बेटा वो ये बता रहे आपको कि वो जो प्लांट था वो टॉल था एक्चुअली में, लेकिन सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आपके कम थे, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन आपका कम था, तो इसलिए उसका साइज कितना हुआ, उसका साइज सिर्फ हुआ ड्वार्फ प्लांट जितना ही उसका साइज बना, उसकी हाइट उससे ज्यादा बड़ी नहीं, बट वो रियलिटी में आपका टॉल प्लांट है। समझो इस बात को, समझो इस बात को धनप्रीत, सोचो समझो इस बात को। अच्छा हैंडल्स कर दिया आप लोगों ने, ओके। बताइए सिद्रा क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन बी। डी कह रहे हो आप? सर बी। क्या दिक्कत आती है आप लोग को बैटमैन बोलने में? ठीक है, ऑलराइट। अनिरुद्ध क्या लग रहा है? सर बैटमैन वाला बी। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? सब बी। अपूर्व आपको बी लग रहा है? ए लग रहा है। एक्सप्लेन करो अपूर्व क्यों आपको ये लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि था तो वो स्टार्टिंग में टॉल ही प्लांट ना। राइट, हाँ तो वो टॉली प्लांट ना, आप सोचो इस बात को, अगर वो प्योर टॉल प्लांट था तो उसके एलील क्या होंगे, कैपिटल टी होगा उसके पास, वो तो यस सर। हाँ, तो वहां पे उसको न्यूट्रिएंट मिले नहीं इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाया ना, उसकी क्या गलती है, उसे तो न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन जब इस प्लांट को आप सेल्फिंग करते हो, जब इस प्लांट की आप सेल्फिंग करते हो तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपना जो मिलेगा उसके जो प्रोजीन मिलेंगे that will be capital T only ना। So all plants are going to be tall. So all plants are going to be tall. So सारे के सारे मेरे यहाँ पे tall plants मुझे यहाँ पे मिलेंगे, तो इसलिए बेटा ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन आपको वही कह रहा है कि है तो ये टॉल प्लांट लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट नहीं थे, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने उसकी सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग करने के बाद आपका जीन्स थोड़ी वहां पे चेंज हो जाएंगे, वो तो कंडीशन बाहर की अलग थी इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाया, बट यू विल ऑलवेज गेट टॉल प्लांट्स। आपको जो यहाँ पे टॉल मिलेंगे आपको वो सारे आपके टॉल प्लांट्स आपको मिलेंगे। क्या सबको समझ आया जिन्होंने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था? सिद्रा, अनिरुद्ध, क्या ये समझ आ रहा है आप सबको? यस सर। क्या क्लैरिटी रखना है, ऐसा कभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ गया ना वो पूछ सकते हैं, उनको साल में एक ही मौका मिलता है पेपर बनाने का एनटी वालों को, तो वो भी ऐसे सोच के पेपर बनाते होंगे कि चलो एक अच्छा क्वेश्चन डालते हैं, संभाल लेना ऐसा कुछ हो तो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये भी इंटरेस्टिंग है, खुद से करोगे या हेल्प चाहिए? सर समझा दो एक बार। तो पढ़ो तो लो बेटा, एक बार खुद से पढ़ो तो सही। एक खरगोश था क्या ही समझाऊं, देखो चलो बात कर लेते थोड़ी सी, चलो। सो यू हैव अ रैबिट, आपके पास यहाँ पे रैबिट है, इन द रैबिट द जीन्स फॉर ग्रे फर इज डोमिनेंट। जो ग्रे फर का जो जीन होता है उसका कलर था, फर मतलब उसका जो कोट था वो ग्रे कलर का था, उसके लिए क्या है टैग करा हुआ, कैपिटल जी। सो कैपिटल जी मेरा जो यहाँ पे वो मेरा ग्रे कलर यहाँ पे देता है, दैट्स गोइंग टू गिव मी द ग्रे कलर, ठीक है। इज डोमिनेंट ओवर द ब्लैक कलर, और ये डोमिनेंट है, और दूसरा कलर जो होता है वो आपका ब्लैक कलर होता है जो रिसेसिव है, सो उसको हमने लिखा है एज अ स्मॉल जी, दैट इज फॉर माय ब्लैक कलर, राइट। इन द लिटर, राइट, इन द लिटर इफ द 50% ऑफ द रैबिट आर ग्रे, लिटर मतलब उसके जो बेबीज हुए, जब रैबिट के वहां पे बेबीज हुए तो आपने क्या देखा कि 50% जो बेबीज रैबिट थे वो वहां पे ग्रे थे, देन द पॉसिबल पेरेंटल क्रॉस कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी व्हाट। तो क्या होगा पेरेंटल का जीनोटाइप, आपको ये बोला गया है कि इनके जब बेबीज हुए थे तो 50% बेबी यहाँ पे हुए थे वो आपके हुए थे ग्रे, इससे समझ आता है कि बाकी के 50 ब्लैक ही हुए होंगे, समझ आ रहे हैं ना। अगर वो कह रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर कि 50% बेबी यहाँ पे ग्रे हुए थे, तो दैट मीन्स बाकी 50% जो बेबी यहाँ पे होंगे रैबिट के वो आपके यहाँ पे ब्लैक होंगे। तो अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि क्या होगा जीनोटाइप आपके पेरेंट्स का। अब हैंड रेस करो यहाँ पे, चलो कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, बताइए महेश क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है, ओके। अंकित आपको क्या लग रहा है? ए। अंकित आपको ए लग रहा है, जानवी आपको क्या लग रहा है? जानवी ऑप्शन डी। यस सर। काजल, काजल ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी लग रहा है आपको यहाँ पे भी, और दीपिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ, देखो ऑप्शन ए यहाँ पे क्यों नहीं होगा,
ऑप्शन आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू हैव कैपिटल जी यहाँ पे। अगर आप इन दोनों का क्रॉस कराते हो, समझो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कैपिटल जी इंटू कैपिटल जी, तो हमेशा ऐड होगी एक साइड से, तो मेरा कैपिटल जी आएगा ना, एक तो एलिमेंट मेरा कैपिटल जी का ही आएगा हमेशा। अगर कैपिटल जी आएगा मेरा हमेशा, देन व्हाट विल हैपन कि मेरे सारे के सारे जो मेरे कोट होंगे वो मेरे ग्रे ही होंगे। अब चाहे यहाँ से कैपिटल जी आए या यहाँ से स्मॉल जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पूरा का पूरा जो कोट बनेगा वो मेरा ग्रे ही बनेगा हमेशा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बन नहीं सकता। लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे, इसके अंदर यू हैव अ पॉसिबिलिटी, इसमें आपके पास पॉसिबिलिटी होता है कि ब्लैक कलर का आपको कोट कलर मिले। समझो इस बात को। अब एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे करके देखूं, इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया, सो मैं यहाँ पे लेता हूँ पनेट स्क्वायर बना लेता हूँ हमारा यहाँ पे, राइट। सो लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर। सो वी टेक द कैपिटल जी स्मॉल जी एंड दूसरे साइड में लूंगा यहाँ पे मेरा स्मॉल जी। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पे आएगा स्मॉल जी, राइट। यहाँ पे वापस मेरा आएगा कैपिटल जी स्मॉल जी, और यहाँ पे आएगा मेरा स्मॉल जी। तो आप समझ जाओगे यहाँ पे कि मेरे 50% जो मेरे यहाँ पे पॉपुलेशन बनेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द ग्रे कलर, और बाकी 50% मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे जो बनेगा वो मेरा बनेगा यहाँ पे ब्लैक कलर का। ठीक है, आप कभी भी ऑप्शन ए की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको लेके क्रॉस कराओगे ना तो आपके सारे ग्रे वाले ही आएंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी ही बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है? यस सर। ये बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा? अनिरुद्ध, महेश, ओम एंड ऑल द अदर बॉयज एंड ऑल द अदर गर्ल्स, आई होप ये क्लियर है सबको यहाँ पे। तो ये चीज Yes, sir. आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो आराम से टाइम लो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। होगा, अभी नहीं कर पा रहे, जब क्वेश्चन आएगा तब हो जाएगा। ये बताओ, तुम पिंक कलर स्नैपड्रैगन प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। आप जानते हो स्नैपड्रैगन की कहानी क्या होती है, आप जानते हो, ठीक है। तो दो पिंक कलर के स्नैपड्रैगन फ्लावर थे, उनको हमने सेल्फ पॉलिनेट किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग व्हाइट फ्लावर, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑफस्प्रिंग हैविंग व्हाइट फ्लावर? तो आप यहाँ पे दिमाग दौड़ा लो ना, ये है आपका पिंक कलर का फ्लावर, राइट। ये है मेरा पिंक कलर का फ्लावर, इसको मैंने यहाँ पे सेल्फ क्रॉस किया, मतलब सेल्फिंग किया मैंने यहाँ पे। आप बता दो यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। रानी क्रॉस करो, वैसे डायरेक्टली आंसर दे रहे हो इसलिए आपके गलत आंसर निकल रहे हैं यहाँ पे। क्रॉस करो पहले, बिना क्रॉस करे अगर आप आंसर दोगे तो गलत ही निकलेगा। इतना कॉन्फिडेंस मत बिल्ड करो कि डायरेक्टली आंसर दे रहे हो आप। टेक योर टाइम। नहीं सर, क्योंकि ये पहले भी करा हुआ था ना। अरे नहीं बेटा, ऐसे फिर तो और भी गलत, फिर तो रानी -70। काजल बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। अरे यहाँ पे ऑप्शन नहीं कह रहे। दीपिका क्या होगा इसका आंसर? बोलिए दीपिका, बोलिए। सर 25% ए और महेश आपको क्या लग रहा है? Sir, 25%. पक्का? Yes, sir. इतना बोलो यार, कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ 25%, और कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। रानी ये गलत किया बेटा, आपने बहुत गलत किया। आपने डायरेक्टली ऐसे आंसर दिया ना, दिस इज समथिंग। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। सो यू टेक द कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे, ठीक है। यू टेक द कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आपके जो स्मॉल आर होगा बेटा, वही तो आपका व्हाइट कलर का फ्लावर यहाँ पे होगा। ये स्मॉल आर यस सर। आपका व्हाइट कलर का यहाँ पे फ्लावर है। नहीं बेटा नहीं, कर लिया। अब क्या बहुत लेट हो गया बेटा? क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन चला गया, एग्जाम खत्म हो गई। ऐसे नहीं, अगली बार से पहले क्रॉस करना फिर बताना, ठीक है। नहीं तो फिर गलत निकल आएगा कहीं भी, और एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है। एंड देन यू हैव दिस टू आर गोइंग टू बी पिंक। सो ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट यू विल हैव 25 गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। 25 बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये गड़बड़ नहीं करनी आप लोगों ने। चलो अब ये बताओ ध्यान से, अ चाइल्ड ऑफ अ ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट हैव अ पेरेंट ऑफ ब्लड ग्रुप। अगर कोई लड़का है, कोई बेबी, इसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप पेरेंट का कभी हो ही नहीं सकता? चलो बेटा चलो, दीपिका आपको आता है ये, बता दो इसका आंसर क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, बताओ मोनिका क्या होगा? सर ऑप्शन ए। मोनिका क्या कह रहे हो आप? सर ऑप्शन ए। अनिरुद्ध क्या लग रहा है आपको? Sir, option A. ऑप्शन ए आप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, राइट।
ये कंडीशन के अंदर कभी भी यू कैन नॉट हैव अ बेबी विद ओ ब्लड ग्रुप, राइट। इसमें भी हो सकता है। अच्छा, इसमें कैसे ब्लड ग्रुप होगा, कोई अनिरुद्ध बता दो मुझे यार। यहाँ पे अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके बेबी वहां पे ओ वाला कैसे हो सकता है? सर कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई ठीक है, एंड कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। बहुत सही, राइट। सो इसमें कोई चांस आपका नहीं, बिकॉज इसमें क्या होगा, यू विल हैव कैपिटल ए, मतलब ए एंड बी यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल वाला, एंड मदर कैन बी एनीवन ओवर हियर। अगर मदर यहाँ पे ये भी होती है ना, अगर वो भी होती है, तब भी कोई चांस है कि बेबी आपका ओ बनेगा। सो देयर इज नो चांस। सो यस, ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 4 children belonging to a same parent have the blood group A, B, AB and O. ये उन बच्चों का यहाँ पे ब्लड ग्रुप है। आप बताओ द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट इज गोइंग टू बी व्हाट? क्या होगा पेरेंट का यहाँ पे जीनोटाइप? अब ऑप्शन को ध्यान से देखो एंड टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर ओवर हियर। अगेन सवाल अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, समझ जाओ बस सवाल को यहाँ पे कि 4 बच्चे इनके हैं, चारों का ब्लड ग्रुप यहाँ पे देके रखा हुआ है। आपको बताना कि पेरेंट का जीनोटाइप आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट ओवर हियर। चलिए बेटा चलिए, बाकी लोग भी, अरे बाकी लोग भी ट्राई करो। अपूर्वा चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ममता सूर्यवंशी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओम संचिता, ओम ने तो लाइक ओम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, स्टिल यू आर नॉट टॉकिंग। मतलब जैसे लाइक बेटा आपने ऐसे वो ओथ लेके रखा है क्या, जब तक ये नहीं हो नहीं करेंगे। तनीषा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तनीषा, अंकिता, तवनप्रीत। सर ऑप्शन सी। कुछ बोला, कौन था पता नहीं, से कुछ तो बोला। सर तमिल बताओ। में सी बोला। बताओ जानवी। ऑप्शन सी। कितने धीरे बोलते हो आप लोग, कितना धीरे बोलते हो। सी सर। ऑलराइट, क्या लग रहा है आपको तवनप्रीत, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी बोला था उसने पहले। अच्छा वो तवनप्रीत ही थी, ओके ठीक है, यस सर। ऑलराइट। ओके सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। यहाँ पे वन पेरेंट विल बी हेटेरोजाइगस फॉर ए एंड अदर पेरेंट विल बी हेटेरोजाइगस फॉर द बी। तो एक पेरेंट आपके यहाँ पे जो होगा आपका हेटेरोजाइगस होगा आपके ए के लिए, और दूसरा पेरेंट आपके यहाँ पे जो होगा वो हेटेरोजाइगस होगा आपके बी के लिए। इसी कंडीशन के अंदर, ओनली इन दिस कंडीशन यू कैन हैव ऑल दिस पॉसिबल जीनोटाइप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं बेबी के। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। Which of the following is example of प्लियोट्रॉपी? इनमें से कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल बनेगा आपके प्लियोट्रॉपी का? चलिए हैंड रेज करिए जल्दी से फटाफट, और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहां पे क्या होता है। बताइए सिद्धरा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। सिद्धरा ये कह रहे हो आप? सर ऑप्शन बी बैटमैन वाला। रानी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। दीपिका क्या लग रहा है आपको? और सर ऑप्शन सी। अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी। ऑलराइट, सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद रखना फिनाइल कीटोरिया ही एग्जाम्पल आपके प्लियोट्रॉपी का। फटाफट एक्सप्लेन कर दो अक्षरा, प्लियोट्रॉपी में होता क्या है? सर जीन नंबर 12 पे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज अगर एंजाइम मैं फॉर्म जनरल होता है, लेकिन रुको अक्षरा सुनो, अगर मैं जनरल डेफिनेशन आपसे पूछूं कि प्लियोट्रॉपी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो वो आप क्या बोलोगे उसे? सर जब कई बार जो सिंगल जीन है वो कंट्रोल करता है मल्टीपल ट्रेट्स को। राइट, सो सिंगल जीन आपके मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सर प्लियोट्रॉपी। याद रखना ये बात, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेट्स। सिकल सेल एनीमिया का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो सिंगल जीन जब आपका मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, इट इज गोइंग टू कंट्रोल द मल्टीपल ट्रेट्स। मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा, इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ प्लियोट्रॉपी। इसको ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज अ प्लियोट्रॉपी। सो जब तक सिंगल जीन आपके मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है तो एज अ प्लियोट्रॉपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो पीकेयू फिनाइल कीटोयूरिया का जो आपका यहाँ पे जीन होता है,
वो आपका एक तो एंजाइम बना रहा है, ये जो आपका जीन होगा आपका यहाँ पे आपका एक एंजाइम बनाएगा, फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज, राइट। तो एंजाइम है एक, तो इसने यहाँ पे बनाना है। उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो गोइंग टू कंट्रोल द पिगमेंटेशन, आपके स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन आपका यहाँ पे ये कंट्रोल करेगा। और उसके साथ साथ इवन इट कैन अफेक्ट योर मेंटल ग्रोथ। सो बेसिकली मेंटल ग्रोथ के, एक नॉर्मल मेंटल ग्रोथ के लिए भी ये होना आपके लिए जरूरी होता है। सो मेंटल ग्रोथ जो आपकी होती है नॉर्मल वाली, उसके लिए ये जीन के काम करना एसेंशियल है। और एल्स यू विल फाइंड अ पर्सन विल गेट अफेक्टेड विद द मेंटल ब्रेन डैमेज बिकॉज ऑफ द फिनाइल एनिलिन ओवर हियर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, सिंपल कहानी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? चलिए हैंड रेस करिए, चलो बताओ तमनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? डी दिल्ली। दीक्षा कुमारी क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी। राइट। क्या रखता, ह्यूमन हाइट और स्किन कलर के लिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विल बी द करेक्ट आंसर हमेशा। हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? बताइए दीपिका क्या होगा इसका आंसर? काजल, दीपिका बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी। सर ऑप्शन सी। कौन था ये, कौन था ऑप्शन सी वाला? मोनिका बता नहीं कौन था ऑप्शन सी वाला, किसने बोला था ये आंसर? काजल सर। बहुत बढ़िया काजल, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन नंबर ए। फिर आप कहते हो कि वाह फैकल्टी डांट रहे हैं ये वो ये। अरे ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी नहीं आएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको दिया था आपका यहाँ पे वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने। सो प्लीज याद रखना ये चीज, ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकते आप। हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपका यहाँ पे आएगा वॉल्टर सटन एंड बोवरी, यही आपका यहाँ पे आंसर आएगा। बेटा टीएच मॉर्गन ने आपको दिया था लिंकेज, लिंकेज के बारे में इन्होंने अपनी यहाँ पे पूरी कहानी सुनाई थी अपने यहाँ पे, राइट। यस सर। तो जो थ्योरी ऑफ लिंकेज थी आपके यहाँ पे, या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो आपके यहाँ पे थी, वो आपको टीएच मॉर्गन ने आपके यहाँ पे दी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको मिला था आपका इन दो साइंटिस्ट से। काजल ऐसी गलती नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं। ओके, मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर जेनेटिक स्टडी बिकॉज, मॉर्गन ने क्यों ड्रोसोफिला पर स्टडी किया था? देख लो आराम से एंड देन रेज योर हैंड। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर हैंड रेज करना, जल्दबाजी में नहीं करना। पांच ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है इसलिए बस बेटा इतने ही लोग, अरे कैसे चलेगा ऐसे? महेश बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर? ऑप्शन डी है। क्या लग रहा है अनिरुद्ध, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ई। ऑप्शन ई आपका यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर है आपका यहाँ पे। शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ द 2 वीक्स, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सी एक रीजन था। साइटोलॉजी इज यूज्ड टू से, मतलब अंदर सेल के अंदर स्टडी करना ज्यादा आसान था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो दैट्स ऑल्सो ट्रू। न्यूमरस ऑफस्प्रिंग इन ईच मीटिंग, कई सारे बेबीज हर एक मीटिंग के बाद आपको मिलते थे, जो एक अच्छा साइन था जेनेटिक को स्टडी करने के लिए। एंड काफी सस्ता होता है इनको ग्रो करना, दैट इज व्हाई ऑप्शन ई बिकम्स द करेक्ट आंसर। काफी ज्यादा बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे। क्या आपके यहाँ पे भी बारिश है या नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, हमारे पास तो है। राइट, पढ़ो यहाँ पे स्टेटमेंट साइकिल से, बताओ इनमें से कौन सी फॉल्स है। रीड द मॉर्गन स्टडी इन ड्रोसोफिला एंड व्हिच इज फॉल्स। आराम से देख लो, टेक योर टाइम, गलत मत करना, गलत नहीं करेंगे, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सब लोग करेंगे बेटा, सब लोग करेंगे, आसान है, कोई बहुत मुश्किल सवाल है नहीं। चारों स्टेटमेंट को आराम से देखो एंड टेल अस व्हाट कैन बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। चलो मैं आपकी थोड़ी यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प करता हूँ मैं यहाँ पे, वैसे करना नहीं चाहिए था मुझे लेकिन मैं कर रहा हूँ। जो स्टेटमेंट ए है ना आपका यहाँ पे, वो तो आपका सही है। जीन ऑफ आई कलर, बॉडी कलर एंड विंग साइज आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम इन द ड्रोसोफिला। तो याद रख लेना ये हमेशा कि आपको जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर ये सारे जीन्स आते हैं। तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सच है, क्योंकि आपके जो जीन्स होते हैं बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज के, वो आपको मिलते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी।
ऑलराइट, बाकी बाकी सब लोग कहाँ गए? बस इतने ही बच्चे हैं। बताइए रानी, क्या लग रहा है इसका आंसर? रानी, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। रानी कुछ नहीं बोल रहे। बताइए सर वो अनिरुद्ध, क्या लेफ्ट होगा? रानी लाइक, ऑप्शन डी। अनिरुद्ध यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं। अक्षरा, क्या लग रहा है आपको? डी। ऑप्शन सॉरी डी सर, नेटवर्क इशू हो गई यहाँ पे थी। सही आंसर है। लूजली लिंक्ड जीन्स शो लो रिकॉम्बिनेशन, ये बात आपके यहाँ पे गलत है। अगर लिखा हुआ ना लूजली लिंक्ड जीन्स, तो समझ जाओ कि आपके जीन्स बहुत दूर दूर है। अगर लिखा हुआ है लूजली लिंक्ड जीन्स, तो आप समझ जाओ कि आपके जो दो जीन यहाँ पे होंगे वो आपके यहाँ पे काफी दूर दूर आपके यहाँ पे मिलेंगे। वन जीन यहाँ पे, वन जीन आपके यहाँ पे। सो अगर आपके जीन्स काफी दूर दूर होते हैं तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन आपको ज्यादा मिलेगा। प्लीज ये बात तो आप समझो कि अगर आपकी जीन्स लूजली लिंक्ड है, देन यू हैव मोर अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यू हैव मोर रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे। सो मोर अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल बी सीन इन दिस। तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी सारे आपके यहाँ पे सही है। जीन्स ऑफ व्हाइट एंड येलो आर टाइटली लिंक्ड, बिल्कुल सही बात आपकी है। जीन ऑफ व्हाइट एंड स्मॉल विंग आर लूजली लिंक्ड, दूर होते हैं ना थोड़े आपके यहाँ पे से। 37% आपका आया था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वहां पे। तो ये दो स्टेटमेंट तो मेरे यहाँ पे सही है। अच्छा, उत्तराखंड के बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ पे आपको क्या दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? आपको स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आ रही थी या क्या प्रॉब्लम आया इसके अंदर आपको? कोई स्टेटमेंट स्पेसिफिक समझने में, बताइए। बोलो बोलो महेश, बोलो। क्या स्टेटमेंट समझने में? स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आया। स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट समझने के लिए आपको, अगर आपको याद हो तो ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जिसमें वो टाइटली लिंक लूजली लिंक को लेकर क्वेश्चन आए थे। सो यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दोस वर्ड्स ओवर देयर कि उनका मतलब क्या होता है। लूजली लिंक का मतलब याद रखना कि अगर आपके दो दो दूर दूर अगर आपके जीन, तो दैट्स अ लूजली लिंक कनेक्शन। ठीक है, तो याद रखो। ओके, नाउ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू व्हाट? मेंडेलियन का जो रिकॉम्बिनेशन आपको मिलता है होते हुए, वो किस रीजन की वजह से आपका यहाँ पे होता है? मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज समथिंग व्हिच हैपन बिकॉज ऑफ व्हाट? चलिए बताइए। चांदनी, काजल, मोहित गुप्ता, सिद्रा, सब लोग ट्राई कर सकते हो, आसान है। क्या लग रहा है अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। बैटमैन। सर डी, दिल्ली वाला। सिद्रा, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। सुनाई ही नहीं दिया मुझे। सर ऑप्शन डी। अपूर्वा, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी, बैटमैन। इनका तो अलग ही है, अपूर्वा का तो। सर बी, बैटमैन। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अंकित, आपको क्या लग रहा है? सेम बैटमैन। ये ऑप्शन भी बेटा आप यहाँ पे सही आंसर बेटा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपको रिकॉम्बिनेशन होते हुए मिलता है। क्रॉसिंग ओवर विल ओनली लीड टू रिकॉम्बिनेशन, नॉट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपका जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है बेटा, वो क्रॉसिंग ओवर के बाद ही होता है, तभी आपको दो अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेंगी। आप राइट, दैट्स गोइंग टू बी और ऑप्शन बी ओवर हियर। Great. 34 परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका देखे रखा हुआ है। बताओ इनका अरेंजमेंट क्या होगा जीन्स का? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स विल बी हैपनिंग ओवर हियर? बेटा ये तो सिंपल है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू इसको आप पुट कर दो, आपको वैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। अंकिता, क्या लग रहा है? डी। ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। देखो समझे इस बात को, अगर आपके सामने ये सारी वैल्यूज देख रखी हुई है, इफ यू हैव बी एन सी, ए एन बी एन, ए एन सी, अगर आप यहाँ पे देख रखा हुआ है वैल्यूज, आपको देखनी है वो आर एफ की वैल्यू जो आपकी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे 26% है बी एन सी का, तो आप यहाँ पे पुट कर दो ना। आपका बी यहाँ पे होगा, सी आपका यहाँ पे होगा कहीं पे। तो सिंपल सी बात है, ए अब इसके बीच में ही आएगा, राइट।
अब आप देखोगे कि ए और बी के बीच में आपका 9% का डिस्टेंस यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि ए बी के पास में होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो कहीं यहाँ पे होगा वो। तो अरेंजमेंट तो आपको वैसे ही मिल गया, PANC, ऑप्शन डी यहाँ पे। बेटा बाकी लोग को आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? महेश, काजल, दीपिका, चांदनी, समझ आ रहा है? आ गया है। आंसर दो बेटा, आंसर दो। आसान है सवाल, करो, ट्राई करो। क्या होगा? गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं होगा। when released from the ovary the human egg contains what? जब ओवरी में से रिलीज किया जाता है तो ह्यूमन एग के अंदर क्या कंटेंट होता है? सो व्हाट इज द ह्यूमन एग इज गोइंग टू कंटेन? सो व्हेन द रिलीज फ्रॉम द ओवरी ह्यूमन एग कंटेन्स व्हाट? चलिए हैंड रेज करिए फटाफट। बहुत सिंपल सा सवाल है। ओवरी के अंदर जो ह्यूमन एग जो होता है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? आप बोलिए जानवी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। रानी, क्या लग रहा है आपको? यस सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। 1 एक्स क्रोमोसोम विल बी सीन ओवर देयर। सो ह्यूमन एग के अंदर आपको सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम आपको मिलेगा देखने के लिए। एग है ना, फीमेल एग है, सो और इट विल ऑलवेज हैव सिंगल एक्स क्रोमोसोम, राइट। चलो, अब यहाँ पे पूछा गया सवाल इन टर्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स। बर्ड्स के अगर हम बात करते हैं अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके, देन बताइए क्या आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही होगा। आराम से देखिए, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस, जल्दबाजी मत करना। सो बर्ड्स के सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा सही है, या बिल्कुल सही है? सब लोग बेटा, सब लोगों को ही आना चाहिए। बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। काजल, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। रानी, क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आंसर है। मेल जो बर्ड्स के अंदर होते हैं दे आर गोइंग टू बी होमोगैमेटिक, ZZ वाले होते हैं। और जो फीमेल बर्ड है आपके यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी ZW। सो यस, ये आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी और ऑप्शन नहीं यहाँ पे बिल्कुल सही। सो मेल्स आर गोइंग टू बी होमोगैमेटिक, फीमेल्स आर गोइंग टू बी हेटेरोगैमेटिक, राइट। क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। खुद से पढ़ेंगे, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलिए पढ़िए खुद से इस क्वेश्चन को। आसान है बेटा, बड़ा ही आसान सवाल है, सबसे हो जाएगा ये। बहुत ही सिंपल है, और ऐसे ही क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं। नीट जब क्वेश्चन, एनटी जब क्वेश्चन बनाता है तो वो PYQ नहीं निकालता कि जो पूछा गया था 2016 में वो हम वापस पूछेंगे, वैसा नहीं होगा। आपको एक नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगर आप बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बताओ काजल, क्या होगा इसका आंसर? बैटमैन वाला भी। दीक्षा कुमारी, क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। तमनप्रीत, बी सर। राइट, ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। चिंपैंजी, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। तो चिंपैंजी, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन आर द एग्जांपल ऑफ योर XX XY सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, ह्यूमन और चिंपैंजी तो आपके मैमल्स हो गए, तो उसमें तो आएगा ही, और ड्रोसोफिला का भी आप पढ़ चुके हो। तो ये ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इसको भी खुद से देखिए। विच इज रॉन्ग अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी? देखिए आराम से, टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। अरे महेश बताइए, महेश, दीपिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? ट्राई तो करो, क्या होगा इसका आंसर? सिंपल तो है बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई सर स्टेट, ऑप्शन नंबर दीपिका आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर ए? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो आपने ट्राई किया, बढ़िया है। काजल, आपका क्या होगा इसमें आंसर? काजल कह रही कि नहीं, मैं नहीं बता रही। बोलो, जोर से बोलो बेटा, कौन सा? सर ऑप्शन बी। काजल डी कह रहे हैं। अनिरुद्ध, क्या लग रहा है? सर बैटमैन वाला भी।
ठीक है, सर पूरा मेरा मुझे दिल्ली वाला डी। क्रैकी डेली रेडी। बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? सर दिल्ली वाला डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज कॉल्ड एज अ हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बात आपकी सही है, ये तो स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ये इनको अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन जब इसे बोलते हैं, ये हमने पढ़ा भी था, राइट। फर्टिलाइज एग डेवलप्स एज अ क्वीन और अ वर्कर। जो फर्टिलाइज एग होता है वहां से या फिर आपको वर्कर मिलेगा या फिर आपको क्वीन मिलेगा। ये भी मैं आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था वापस से। So that is Yes, true. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। ड्रोन्स आर डेवलप बाय पार्थोजेनेसिस। ड्रोन्स मतलब आपके मेल्स, याद करो मैंने आपको बोला था मेल्स आपके हैप्लॉइड एग में से आपके बन के निकलते हैं, में से आपके बनते हैं आपके ड्रोन। सो ये भी आपके यहाँ पे ट्रू होगा। मेल्स आर डिप्लॉयड, फीमेल्स आर हैप्लॉइड। अरे ये तो गलत है आपका, बिल्कुल गलत है ये। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। When a mutation is limited to a substitution of a one nucleotide, अगर आपका एक न्यूक्लियोटाइड अगर आपका सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है फॉर अनदर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? When a mutation is limited to a substitution of one nucleotide for another, it is called as what? बताइए बताइए अपूर्वा, बताइए। ऑप्शन बी दिल्ली वाला। फ्रेम शिफ्ट। रमनप्रीत, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? तो मैं पॉइंट म्यूटेशन। जानवी, ऑप्शन बी सर। बेटा पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे आएगा। फ्रेम शीट के अंदर आपको ऐड कर, यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। एक को हमने रिप्लेस किया किसी और से, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन आप जो आपको मिल रहा था सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ठीक है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। अगर पॉइंट म्यूटेशन अगर आपको हो रहा है देन यू विल फाइंड कि आपका बेस आपका यहाँ पे अगेन जो कोडॉन आपका यहाँ पे होगा आपका चेंज होगा, जो आपको मिलता है देखने के लिए इन योर सिकल सेल एनीमिया के अंदर। सो यू हैव सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर अनदर। सब्स्टिट्यूट किया हमने वहां पे, एक को दूसरे से रिप्लेस किया, दैट इज माय पॉइंट म्यूटेशन। जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन, नॉट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसमें तो आपका सिर्फ एक नया ऐड किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट वहां पे नहीं किया जाता। ओके, दिस वन खुद से आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। बताओ अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। जानवी, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी। काजल, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। So you can see जब आपकी दो लाइन अगर आप बीच में, that's a mating with a relative, that's a mating between the relatives, right? That's a two lines, okay? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका यहाँ पे ऑप्शन भी आपके यहाँ पे सही आंसर होगा। इट इज अ मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स एंड फीमेल इज नॉट अफेक्टेड। फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड आपके यहाँ पे नहीं है। दैट्स अ करेक्ट आंसर। ए यहाँ पे क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है मेल इज नॉट अफेक्टेड, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेल अफेक्टेड है, सो दैट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। इनमें से ऑड कौन सा है मेरे यहाँ पे? विच ऑफ देम इज गोइंग टू बी द ऑड वन ओवर हियर? टीम हिमाचल हैंड रेज करते हुए फटाफट। दीक्षा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। चाहे यहाँ पे ऑप्शन सी। अपूर्वा, क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। काजल? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर है। मोंगोलिज्म इज समथिंग, क्या होता है काजल ये? वैसे ये ऑप्शन सी आपने क्यों बोला बाय द वे? अरे काजल बताइए ऑप्शन सी क्यों बोला? चलो कोई बात नहीं। मोनिका, आप बताओ क्यों होगा ऑप्शन सी यहाँ पे? सर बिकॉज जो और हैं जो हीमोफीलिया फिनाइलकेटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है ना, तो फिर यही एक ऑड वन बचा। तो अच्छा, इसलिए आपने, ये भी लॉजिक सही है आपका, बिल्कुल सही। हीमोफीलिया, फिनाइलकेटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सो बेसिकली है क्या ना, ये सारे जो कंडीशन आपके यहाँ पे, यहाँ पे आपका जीन अफेक्ट हो रहा है। यार याद है, जीन इज नॉट फंक्शनिंग। यहाँ पे तो आपका क्रोमोसोम ही आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। मोंगोलिज्म इज समथिंग यू फाइंड इन द डाउन सिंड्रोम।
इट इज अदर नेम फॉर योर डाउन सिंड्रोम के लिए एक और ये नाम आपका यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली Yes, इसमें आपका ये हो रहा है, यू हैव एडिशन ऑफ क्रोमोसोम ओवर देयर, सो यू हैव अ ट्राइसोमी ना, 21st की आपकी ट्राइसोमी यहाँ पे हो रही है। तो इसके अंदर Yes, और sir. इसलिए बिकॉज यू हैव एडिशन ऑफ क्रोमोसोम ओवर हियर। यहाँ पे तो आपके जीन काम नहीं कर रहे ना, यहाँ पे तो इन कंडीशन है यू हैव अ स्पेसिफिक जीन जो आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय ऑर्डर नाउ, राइट, ट्रू, बढ़िया। ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 46 देखो ध्यान से एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस। और हैंड रेज करो फिर, आपके हैंड रेज मुझे दिख नहीं रहे। ठीक है, सिद्रा क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ए। दीपिका क्या हो रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। दीपिका यहाँ पे कह रही ऑप्शन बी। अनिरुद्ध क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। चलो देख लेते हैं। सो लड़का यहाँ पे हिमोफिलिक है, तो अगर लड़का यहाँ पे हिमोफिलिक है तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई यहाँ पे लिखूंगा और एक्स के ऊपर में डालूंगा स्मॉल एच, मतलब ये लड़का है यहाँ पे जिसको हिमोफिलिया है। ठीक है, इनकी मैरिज किससे हो रही है? ही इज गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल हु विल बी कैरियर। अगर लड़की कैरियर है यहाँ पे देन शी विल बी हैविंग अ कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। आप कैपिटल एच स्मॉल एच कुछ भी आप लिख सकते हो। शी इज गोइंग टू बी कैरियर। अब इनके बीच अगर हम यहाँ पे क्रॉस कराएं, इफ यू मेक द क्रॉस बिटवीन देम, so you have a girl who's going to be a capital H small h, you have a boy who's going to be like hemophilic. तो जब आप ये क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? You will have a condition which is going to be your capital H small h. You will have a condition of your small h small h. You will have a boy who is going to be your normal over here. And यहाँ पे भी आपका ये जो लड़का यहाँ पे होगा who is going to be like affected over here. तो जब आपको ये कंडीशन आपको तो आपको पूछा गया है डॉटर बिकमिंग हिमोफिलिक, कितने परसेंट चांस है कि आपकी डॉटर यहाँ पे हिमोफिलिक होगी? तो 50% चांस है कि डॉटर यहाँ पे हिमोफिलिक होगी। यू कैन सी दैट ना, ये सारी डॉटर्स यहाँ पे, इसमें से आपका 50% चांस है दैट अ डॉटर इज गोइंग टू बी हिमोफिलिक। सो यस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आएगा। समझो इस बात को कि अगर आपका फादर यहाँ पे हिमोफिलिक है देन कंडीशंस चेंज है, मतलब यू विल हैव अ चांस ऑफ हैविंग अ डॉटर इज गोइंग टू बी हिमोफिलिक एज वेल, अगर मदर आपकी कैरियर है तो क्रॉस करना बेटा, बिना क्रॉस करे आंसर मत निकालना, तो गलत आएगा। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलो, इन सिकल सेल एनीमिया द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, बताइए तवनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। यस, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय माय वैलिन। सो बिल्कुल आपका ये आंसर आपका सही होगा, राइट। चलो ध्यान से देखना, इफ बोथ हस्बैंड, खुद से एक बार रीड करके सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन दो देयर फादर वर कलर ब्लाइंड, इन दोनों के जो फादर थे ना, इन हस्बैंड और वाइफ के, उनको था कलर ब्लाइंडनेस, दे वर कलर ब्लाइंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज विल बी व्हाट? क्वेश्चन समझो और फिर क्रॉस लगाओ, क्या होगा इसका आंसर? इधर आराम से करना है इस क्वेश्चन को, गलत नहीं करना है इस बार। तवनप्रीत हो गया? बताओ क्या होगा इसका आंसर तवनप्रीत? सर 0%। क्या कह रहे हो बेटा, जोर से बोलना। 0%। अच्छा, दीपिका क्या लग रहा है आपको? सर 0। महेश क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे वी हैव बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन, तो यहाँ पे एक्स वाई हस्बैंड, शी हैज अ वाइफ, एक्स एक्स, और दोनों के पास नॉर्मल विजन है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उनके फादर जो थे, दोनों के जो फादर थे देवर बोथ कलर ब्लाइंड, तो दोनों के जो पापा थे वो कलर ब्लाइंड थे।
तो लड़की के पास तो एक स्मॉल सी आया होगा, लड़की इज गोइंग टू बी अ कैरियर, और इनके पास तो कैपिटल सी होगा क्योंकि फादर के साइड से कैपिटल वाई आता है, सो ये तो नॉर्मली रहेगा लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इनके फादर कलर ब्लाइंड है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब आप इसको क्रॉस करते हो, सो नाउ यू हैव टू द क्रॉस ओवर हियर, आप यहाँ पे क्रॉस लगा क्या होना है यहाँ पे देख लो। नाउ व्हाट विल हैपन, यू हैव अ कैपिटल सी स्मॉल सी, मदर है आपकी यहाँ पे कैरियर, एंड देन यू हैव अ फादर कैपिटल सी वाई। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अब अगर आपका फादर यहाँ पे नॉर्मल है देन कोई चांस नहीं है कि डॉटर यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगी, सिंपल सी बात है। अगर फादर यहाँ पे नॉर्मल है, आपको समझ आ जाता है कि यहाँ से आपका कैपिटल सी आपका आ जाएगा, तो कोई चांस नहीं है दैट डॉटर इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। यहाँ से आपका आया कैपिटल सी, यहाँ से कैपिटल सी इज गोइंग टू बी नॉर्मल। अगर उसके पास आता है एक स्मॉल सी मदर के एंड से, तभी फादर के एंड से तो कैपिटल सी ही आएगा। तो यस, 0 विल बी माई करेक्ट आंसर, 0 बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ध्यान से करना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। मेल चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कलर ब्लाइंड, एक मेल चाइल्ड है हु हैज अ ब्लड ग्रुप ए बी और वो कलर ब्लाइंड है, राइट। हिज पेरेंट वुड बी, इसके पेरेंट कैसे होंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सोच के करना सब लोग, जल्दबाजी में हैंडल रेज कर देना। बताइए रानी, क्या होगा इसका सही आंसर? सर ऑप्शन सी। मोनिका, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बाकी लोग ट्राई कर रहे हो या वेट कर रहे हो कि चलो आ ही जाएगा भाई 2 मिनट और वेट करते, वैसे ही सामने से आंसर आ जाएगा। काजल, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी सर। बोलो महेश, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। राइट, आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। अब अगर आपको दिखा गया कि मेल विद ब्लड ग्रुप ए बी एंड कलर ब्लाइंड, तो मेल अगर कलर ब्लाइंड है तो यार इतना वो आएगा मदर के एंड से। अगर मेल कलर ब्लाइंड है आपका यहाँ पे, तो इसका जो जीन आया होगा वो मदर के एंड से आया होगा, राइट। तो फादर का कलर ब्लाइंड होना यहाँ पे सेंस नहीं करता, बिकॉज ये जीन आपका आया है मदर के एंड से। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर इज, यहाँ पे ये भी बात आपको याद रखनी है कि यू विल नॉट हैव एनीवन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप, किसी का भी ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे मदर या फादर का सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप हो नहीं सकता। अगर आपका बेबी आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, तो ये स्टेटमेंट अगर आपकी लिखा जा रहा है कि ओ ब्लड ग्रुप होगा मदर का या फादर का, तो दैट्स गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये तो आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सो फादर विल हैव अ नॉर्मल विजन विद अ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड विद अ ब्लड ग्रुप बी। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक सही तरीके से पॉसिबिलिटी होगी, तभी आपका यू कैन हैव अ बेबी विद इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। तो ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। Albinism and phenylketonuria are disordered due to. Albinism and phenylketonuria are going to be disordered due to what? प्राउड, इसका आंसर बताओ, आगे बढ़ते हैं। बताइए दीक्षा कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको एल्बिनिज्म पता नहीं था तभी आपको पीक्यू तो पता ही था, यू न्यू योर phenylketonuria, so you can always say option A will be the correct answer. It is my autosomal recessive condition ही आपके होती है, so option A becomes my correct answer, बिल्कुल सही। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है phenylketonuria को लेके? Which statement is not true with respect to the phenylketonuria? आराम से देखो and tell me your answer. Take your time, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। सिद्रा, कर लिया आपने? आपका पहले से हैंड रेज्ड है। सर अभी नहीं। कर लिया, बताओ क्या होगा आंसर? सिद्रा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी भी आवाज नहीं आ कंफर्म रही। नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अनिरुद्ध, आप बताओ क्या होगा आपका आंसर? सर ऑप्शन डी। ठीक कह रहे हो आप? सर वो ऑप्शन डी डी।
रानी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। बेटा महेश क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी। अपूर्वा? सी। ऑप्शन सी बेटा आपके यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, दैट्स अ करेक्ट आंसर। देखो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। इट कॉज मेंटल रिटार्डेशन, ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल मेंटल इफेक्ट होता है अगर आपका किसी को पीकेयू हो तो, फिनाइलकेटोनुरिया हो तो। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इज एब्सेंट, ये बात भी आपकी सही है, ये एंजाइम नहीं बनता। पीपल सफरिंग विद फिनाइलकेटोनुरिया विल नॉट हैव दिस एंजाइम। फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये बात आपकी सही है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी जाके देखोगे तो इसमें वो मेंशन किया हुआ है दैट इट विल बी एक्सक्रीटेड अराउंड द यूरिन। फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन, ये बात आपकी फॉल्स हो गई। अगर आपको ऑप्शन डी अगर आपको मालूम नहीं था, आपको ऑप्शन सी तो मालूम था ना यहाँ पे, ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स है। फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन, ये बात आपके यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। टाइम हो गया ना आप लोगों का। सो लेट मी, ये 2-3 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे, इसको एज अ होमवर्क। सो आई हैव गिवन यू फ्यू मोर क्वेश्चंस ओवर हियर, यू कैन सॉल्व देम एज अ होमवर्क एंड देखो ये सब आपसे हो जाने चाहिए। सो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए यहाँ पे एंड वी हैव आल्सो डन द रिवीजन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सो प्लीज मेक श्योर कि अब आप संडे के टेस्ट के अंदर काफी कॉशियसली आप अपना पेपर सॉल्व करोगे एंड जल्दबाजी में कुछ आंसर नहीं करना है। जैसे अभी आप कुछ बच्चे कर रहे थे ना कि हमने क्वेश्चन ये पहले देखा हुआ है कर दिया फटाफट, वैसा नहीं करना है। टेक योर टाइम, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन गिव कम अप विद द आंसर ओवर देयर, चाहे वो कितना भी फेमिलियर क्वेश्चन ना लगे, एक बार खुद से सॉल्व करना एंड देन आंसर करना। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड स्कोर आपके सेंट्रल टेस्ट के अंदर ओवरऑल, एंड बाहर के अंदर तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी फॉर्मेडेबल स्कोर मैं चाहूंगा आप सबका है उसके अंदर, ठीक है। और जो क्वेश्चन बाहर का होगा, अगर 5% क्वेश्चन समझो बाहर के कहीं और से ही मतलब निकाल के पूछे हुए हैं तो उन्हें टच मत करना, लेकिन जो अपना क्वेश्चन कराया हुआ है उसे करना। और ये मत कहना कि सर जो हमने किया था उसका रिवीजन नहीं किया था इसलिए नहीं कर पाया। प्लीज डोंट डू दैट, राइट? प्लीज डोंट गिव मी दैट काइंड ऑफ रीजन, राइट? प्लीज मेक श्योर कि जो पढ़ाया है आपको वो तो आप सॉल्व करो ही सही से, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब हम लोग कब मिलेंगे? नाउ विल बी कैचिंग यू अगेन ऑन मंडे। सर कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं लोगे?